नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। और जिस तरह इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं उन तमाम सुर्खियों पर जो अखबारों की हेडलाइंस बनती है, जो खास खबरें होती है, लेकिन वो खास क्यों बनी उन पर हम विश्लेषण करते हैं। वो हेडलाइंस क्यों बनी, उनके पीछे की असल खबर क्या है, असल मुद्दा क्या है, उन पर चर्चा करते, विश्लेषण करते हमारे खास मेहमानों के साथ, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ। तो हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल हो रहे वरिष्ठ पत्रकार प्रवाल सक्सेना जी, और हमारे साथ इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी हैं ऋतु मिश्रा जी, और हमारे साथ विशेष संवाददाता भोपाल से अमीन बेग जी जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रवाल जी, आपसे शुरू करना चाहूंगी। जिस तरह से अब सीएम शिवराज सिंह चौहान वैक्सीनेशन को लेकर, टीकाकरण को लेकर कमान उन्होंने अपने हाथों में ले ली है, अब वो जमीन पर उतरेंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखें तो वैक्सीन की किल्लत भी प्रदेश में है। कोवैक्सीन की सबसे ज्यादा किल्लत हो रही है। वहीं कुछ खबरें हमने ऐसी भी पढ़ी है कि जब लोग दूसरी डोज लगाने जा रहे हैं तो पहले कोविशील्ड की लगी, लेकिन अब उनसे कहा जा रहा है कि हमारे पास कोवैक्सीन उपलब्ध है। तो तमाम ऐसी खबरें हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसको हम प्रदेशवासियों का क्या कहें, दुर्भाग्य कहें, क्या कहें, जो अधिकारियों के बीच में तालमेल का भी अभाव है। जिला प्रशासन हो चाहे मंत्रालय हो, हमने पिछले दिनों भी जब खतरनाक त्रासदी आई थी उस समय भी देखा था कि कई जगह स्टॉक था, लेकिन वो स्टॉक की जानकारी नहीं थी, कहीं पर इंजेक्शन चोरी हो गए थे। इन तमाम खबरें बीच में आई जिस वक्त की मरीजों को बहुत इंजेक्शन की जरूरत थी। उस समय भी हमने ये दुर्भाग्य देखा था। हमेशा प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री कहे जाने वाले शिवराज जी कमान संभाल लेते हैं। अगर वही कमान संभालेंगे तो फिर सवाल उठता है नीचे वाले लोग क्या करेंगे। आखिरकार कब तक एक व्यक्ति, एक मुखिया ही सब कुछ करता रहेगा। तो ये उनकी गंभीरता है कि वो चाहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, लोगों को सुविधाएं मिलें और वो घोषणा के अनुरूप काम हो। लेकिन देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों के बीच में या प्रशासनिक जो सर्जरी है वो इतना क्यों फास्ट नहीं हो पाती है। लंबे समय से जो अधिकारी कर्मचारी एक ही जगह स्थान पर हैं, तो निश्चित रूप से वो एक प्रकार जड़ जैसी स्थिति बन गई है। वो चाहते ही नहीं है कि वो त्वरित काम करें, इसलिए एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है, एक बड़े बदलाव की जरूरत है, ताकि अमूलचूल जब परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से नए लोग जो आएंगे उनको लगेगा नहीं, हमको इस गंभीरता के साथ इस चुनौती का सामना करना है। तभी मैं समझता हूँ कि प्रशिता जी कुछ हो पाएगा। बिल्कुल, मुखिया तो सड़कों पर उतरने वाले हैं, लेकिन वही विभाग की स्थिति देखें तो वो क्या है वो भी जानना जरूरी है। मैं ऋतु मिश्रा जी से जानना चाहूंगी कि इंदौर में क्या स्थिति बनी हुई है वैक्सीनेशन को लेकर। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ तकनीकी समस्या की वजह से उन्हें फिर से कांटेक्ट किया जाएगा। आमीन जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप फील्ड पर रहते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि वैक्सीनेशन की भोपाल में क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल तैयारी तो है, महाअभियान शुरू किया जा रहा है और मुख्यमंत्री जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तो शुरू किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, सेंटर बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो कितनी वैक्सीन हमारे पास मौजूद है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों ये ज़रूर कहा गया कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए, उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ा, लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे, वहाँ उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इजीली कैसे वैक्सीन लोगों को अवेलेबल हो पाए, इसको लेकर बहुत व्यापक प्लानिंग की आवश्यकता है। सिर्फ कोई एक महाअभियान चलाने से ये तमाम दिक्कतें दूर नहीं हो जाएंगी, क्योंकि आपको देखना होगा कि किस तरीके से वैक्सीन सही तरीके से और कम समय में लोगों को मिल जाए। क्योंकि जब लाइनों में लोग खड़े होते हैं, मैंने खुद कवरेज किया है, मैं जब कवरेज करने जाता था तो लाइनों में लोग खड़े होते थे और इरिटेट हो जाते थे और फिर वो उसके बाद वहाँ से चले जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि अगर घर से व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के लिए निकल रहा है तो कितनी जल्दी उसको वैक्सीन लगा के वापस घर भेजा जाए। तो ये एक चीज़ जो है जिस पर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हालांकि 21 तारीख से एक महाअभियान शुरू किया जा रहा है, लेकिन ये भी देखना होगा कि कितनी वैक्सीन हमारे पास इस समय मौजूद है और किस तरीके से हम लगा पाने में सक्षम हैं। जी
प्रवाल जी, जिस तरह से महाअभियान तो शुरू किया जा रहा है, लेकिन वो भी व्यवस्था करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि विभागीय स्तर पर आपके पास क्या उपलब्ध है? प्रशिदा जी, आमिन जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जब व्यक्ति घर से निकलता है ये सोच के, एक माइंडसेट करके कि आज मुझे वैक्सीन का पहला या दूसरा डोज लगवाना है, लेकिन जब वो व्यवस्थित केंद्र में जाता है और वहाँ अव्यवस्थाएं देखता है और जिस तरह से वहाँ पर लंबी लंबी कतारें या न बैठने का व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, तो उसको वहाँ जाने के बाद एक अंदर से, एक तो वैसे वो टेंशन में है कि उसको वैक्सीन लगवाना है, क्योंकि वैक्सीन को लेके भी आप ये मत समझिए कई तरह की अफवाहें हैं कि अभी आप देखिए साल भर बाद क्या होता है, क्या इसके दुष्परिणाम आते हैं। तो एक बहुत बड़ा संख्या तो वैक्सीन लगवाने के पक्ष में है नहीं। अब देखिए गाँव में जाते हैं लोग तो मारा पीटी की स्थिति बन जाती है। कई लोग कहते हैं कि साहब इससे ये हो जाए, तरह तरह की बातें आप हमसे रोज सुनते हैं। एक तो आदमी वैक्सीन लगवाने जा रहा है, जब उसको वहां पर वो तमाम सुविधाएं नहीं मिलेंगी या ऐसा लगेगा उसको कि यार मैं तो गलत आ गया, तो वो फिर उसके अंदर वो जो मैंने कहा ना, जो माइंडसेट करके आता है, फिर वो डिस्टर्ब दिन भर रहता है। और फिर अखबारों में, सोशल मीडिया में इधर की खबरें जब वो पढ़ लेता है तो और मन में वो लगता है अरे यार आज तो मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा, देखो आज 3 महीने हो गए, मतलब साइकोलॉजिकली भी एक उसको प्रेशर रहता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए एक, मैंने कहा ना, एक बीच का एक ऐसा सिंपल एक रास्ता बन सकता है। सरकार चाहे तो हर चीज कर सकती है, बनाना पड़ेगा। जन जागृति की आवश्यकता है और इसके क्या लाभ हो सकते हैं, भविष्य में क्या इसकी संभावना है, उसको लेके जन जागृति जब तक नहीं करेंगे और जब तक कि लोगों के दिल में, दिमाग में बात नहीं उतार लेंगे कि यही वैक्सीन ही आपकी अब आगे की जिंदगी बचाएगी, तो ही मैं समझता हूँ कि एक अच्छा अभियान होगा। और इस अभियान में हम सबकी शुभकामनाएं कि अभियान सफल हो, लेकिन इसमें नियति का सवाल भी है, नियत भी आपकी साफ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अफवाहों से ज्यादा लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। बिल्कुल, रितु जी से जानेंगे, इंदौर में वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है? जी प्रेषिता, अभी जैसे बात हुई है, इंदौर में भी हालत अभी, मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी है। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी आपके पास ये मैसेज आता है कि अभी नहीं हो पाएगा आपका, जिनका पहला डोज लग गया है उनका दूसरा नहीं लगा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि जागरूकता थोड़ी और बढ़ी है। मतलब लोग चाह रहे हैं, मतलब भले ये ना मिल रहा हो, थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि जल्दी लग जाए, क्योंकि जिस तरह से हमने इस बार ये देखा है कि ये वाली लहर में बहुत नुकसान हुआ है लोगों का, तो लोगों के ऊपर ये जागरूकता आई है कि वो चाहते हैं कि ये वैक्सीन लगे, ताकि यदि कुछ होता भी है, संक्रमण होता है, हम कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो भी उतना असर ना हो पाए, कम से कम जान तक ना है आए चीजें। तो थोड़ा सा जागरूकता भी बढ़ी है, लेकिन अभी थोड़ी कमी तो है, लोग थोड़े परेशान तो हैं वैक्सीन को लेके। बिल्कुल, लोग परेशान हैं, लेकिन अब जब मुखिया प्रदेश के जमीनी स्तर पर उतरने वाले हैं तो हो सकता है कि आगे की स्थिति ठीक हो जाए, व्यवस्था सारी सुधर जाए। ठीक है, अगली खबर पर बढ़ते हैं कि कल सीबीएसई ने 12th बोर्ड के एग्जाम रिजल्ट को लेकर, फाइनल रिजल्ट्स को लेकर नया फॉर्मूले की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी है। उन्होंने कहा है कि प्री बोर्ड के आधार पर 10वीं, 11वीं और 12वीं के रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। प्रवाल जी। देखिए प्रेषिता जी, ये लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह है, एक सवाल है कि जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करी, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो 10th में और 11th में निश्चित रूप से इतनी गंभीरता उन्होंने नहीं ली, लेकिन 12th में उन्होंने पूरी अपना जी जान जुटा दिया। बिल्कुल, मसलन कि उन्होंने कोचिंग क्लासेस ली, उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई करी, उन्होंने अपने ट्यूटर से, तमाम चीज़ों से उन्होंने अपने आप को, और एक उनका सपना था कि इस बार जो है हम 10th और 11th की कसर पूरी कर लेंगे 12th में। लेकिन जब ये महामारी आई तो ये निश्चित रूप से सरकार के सामने, हम सबके सामने एक बड़ी चुनौती है, बल्कि हमने अपने कितने परिजन को खो दिया है, और इसको लेकर एक समाज में और सब जगह डर की भावना है। आप देखिए, कोई व्यक्ति अपने बच्चे को हम स्कूल तो नहीं भेजना चाहता जब तक कि माहौल उसको पूरी तरह से ठीक न लगे, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है। लेकिन बच्चों को ये उम्मीद थी 12th क्लास से कम कि उनको इस बार अच्छा मौका मिलेगा, अच्छा स्कोर कर लेंगे, क्योंकि 10th 11th में नहीं कर पाए वो। अब जिस आधार पर उनका रिजल्ट बनेगा तो निश्चित रूप से एक निराशा का भाव फिर पैदा होगा। और कॉलेजेस में, फिर प्राइवेट कॉलेजेस में किस तरह से आप जानती हो, वहां पर जिस तरह से नर्सिंग होम ने अभी लूटा है मरीजों को, तो कॉलेज वाले भी एक प्रकार से वो लूट मार शुरू हो जाएगी। तो एक पेरेंट्स के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आएगी और एक बड़ा भार मैं समझता हूँ आएगा। तो ये अब, लेकिन जो तय किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है, गाइडलाइन है, उस हिसाब से रिजल्ट बन रहा है।
लेकिन बच्चों के अंदर निश्चित रूप से एक निराशा का भाव तो जरूर है। बिल्कुल निराशा का भाव होगा, क्योंकि इसलिए भी क्योंकि एक 12th हम बेस की तरह देखते हैं बच्चों के आगे के भविष्य के लिए, और वहीं जो फॉर्मूला आप सीबीएसई या आईसीएसई अपनाने वाली है उसमें ये है कि बच्चे खुद ही पता लगा सकते हैं कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है, मतलब कि हमारा फाइनल रिजल्ट कैसा होगा। रितु जी, कि जो फैसला आया है अभी इससे मतलब बहुत सारा हमने जो अखबारों में आज पढ़ा है तो बहुत सारा उन्होंने डिटेल तो दिया हुआ है, लेकिन ये बात सही है कि हम जिस तरह से हमने इसको कैटेगराइज किया है कि ऐसा होगा 10वीं के मार्क्स जुड़ेंगे, 11वीं के मार्क्स जुड़ेंगे, इतना परसेंटेज आएगा, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से फिर भी रिजल्ट बनने में बहुत ज्यादा परेशानी भी आएगी। और जरूरी नहीं है कि जो बच्चे ने 10वीं में खराब या अच्छा परफॉर्म किया है वही उसका आगे का 2 साल का भी हो, क्योंकि हम ऐसा गैस नहीं कर सकते हैं ना कि ऐसा 10वीं में अच्छा था तो 12वीं में भी ऐसा ही होगा। तो वो लोग जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने में बहुत सिंसियर हैं, बहुत सीरियस हैं, उनको इस जो फैसले है उससे थोड़ी सी निराशा तो होगी ही। फिर ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आपने 10वीं में इतने विषय पढ़े, 11वीं 12वीं में आप कुछ स्पेसिफिक विषय लेके पढ़ाई करते हैं, और तो ये थोड़ा सा 11वीं में आके हमारा थोड़ा देखा जाता है कि रिजल्ट पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। 12th में आके और ज्यादा मेहनत करके बच्चे और चीजें ग्रैस्प करते हैं और आगे अपने आने वाले एकेडमिक सेशन के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं। तो इस तरह के फैसले से परेशानी तो होगी निश्चित ही। और दूसरा मुझे जो ये लगता है कि इस तरह से जिस तरह उन्होंने बहुत सारा कैटेगराइज किया है कि इतने परसेंट निकाले जाएंगे, 2 साल का ये देखा जाएगा, तो इतना वर्कफोर्स क्या हमारे पास है? क्या शिक्षक या स्कूल का जो स्टाफ है वो ये सारी चीजें कर पाएगा? क्या जिस तरह से शासन या बोर्ड बोल रहा है कि आईटी का कोई व्यक्ति हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो क्या ये सुविधाएं भी हैं हमारे पास? तो क्या हम पूरी तरह निष्पक्ष रिजल्ट बना पाएंगे? तो इन सब चीजों को लेके बच्चों को, स्टूडेंट्स को परेशानी तो होगी, उनमें ऑब्वियसली निराशा का भाव तो आएगा ही। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बोली रितु जी ने कि क्या निष्पक्ष रिजल्ट बन पाएगा, क्योंकि जिस तरह से अगर 10th में जो परफॉर्मेंस रहा है वो ऐसा नहीं है कि 12th में भी बच्चों का वही परफॉर्मेंस हो, तो एक बड़ी निराशा बच्चों के मन में रहेगी। खैर, महामारी ने सबको ही परेशान किया है और खासतौर पर सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चों का भविष्य यहाँ पर हुआ है। आमीन जी, लेकिन अब प्रदेश में स्कूलों को फिर से खुलने की शुरुआत होने वाली है। हालांकि अभी छात्रों को तो ऑनलाइन क्लासेस ही लेना है, लेकिन अब शिक्षक और कर्मचारी स्कूल जा सकते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल शिक्षक जा सकते हैं, लेकिन बच्चों को लेकर अभी भी जो है जब तक पूरी चीज़ें सही नहीं हो जाएंगी, जब तक बच्चों को सरकार भी नहीं चाहती है कि स्कूल भेजा जाए। क्योंकि कुछ ही दिन पहले की बात है जब मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि भविष्य बाद में बन जाएगा, लेकिन पहले जिंदगियां बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसको लेकर कोई, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी किसी तरह का शक और शिबा होगा कि अभी फिलहाल हमको कोविड को पूरी तरह से कंट्रोल में करना होगा। अगर एक भी कोविड पॉजिटिव रहेगा तो फिर वो कईयों को पॉजिटिव कर सकता है। लेकिन जहाँ तक सवाल आपने इससे पहले किया था कि जो रिजल्ट बनाए जाएंगे 12वीं के, उसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने कई बच्चों से बात की, हमने खुद स्टोरी करी इसको लेकर, कई स्कूलों में हम गए। होता यह है कि जो आखिरी समय होता है एग्ज़ाम का, फाइनल एग्ज़ाम का, तो बच्चे 1 महीना हो या 2 महीने हो, उस समय जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आए जाएं। तो वो कहीं ना कहीं एक नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी बच्चा जब साल भर शुरुआत में पढ़ाई करता है तो वो धीरे धीरे करके जो है आखिरी तक अपनी स्टडी को और मजबूत करता है ताकि बेहतर से नंबर आए। लेकिन जो फार्मूला खोजा गया है या जिस आधार पर नंबर दिए जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई इंसाफ जो है वो बच्चों के साथ हो पाएगा। तो एक इंसाफ वाली बात है, लेकिन दूसरी तरफ आप लाचार भी हैं, मजबूर भी हैं, क्योंकि कोविड चल रहा है, दूसरी लहर में बहुत जाने गई हैं। तो ऐसे में कुछ ना कुछ एक बीच का रास्ता तो निकालना ही था। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर बैठ के विचार किया जा सकता था, कोई ऐसा फॉर्मूला भी निकाला जा सकता था जिसमें ऑनलाइन परीक्षा जैसे या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती थी जिसमें बच्चा कम से कम जो उसने स्टडी की है वो पढ़ाई के जरिए जो है वो अपना एग्जाम दे सके और उसके आधार पर उसको नंबर मिल सके। तो ये बहुत बड़ी मायूसी उन बच्चों के अंदर देखने को मिल रही थी, है जिनके जो कोशिश कर रहे थे कि आखिरी समय में हम बेहतर
परफॉर्म करेंगे और जब मार्कशीट आएगी तो कम से कम उसमें नंबर उनके ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो अब ये फार्मूला क्या होगा, किस तरीके से होगा, बच्चे संतुष्ट होंगे नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, 31 जुलाई को सीबीएसई 12th बोर्ड के रिजल्ट आने वाले हैं। उसके बाद ही हम बच्चों से प्रतिक्रियाएं जान पाएंगे कि क्या वो इस रिजल्ट से खुश है, क्या आगे भविष्य में उनकी क्या तैयारी होगी। एक और बड़ी खबर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उम्रकैद काट रहे 400 दुष्कर्मियों को पैरोल देने की तैयारी चल रही है। उनमें से 100 कैदी ऐसे हैं जो मासूम बच्चियों के दोषी है। व्यवस्था ठीक है, आपके पास नहीं है, कोरोना की वजह से पैरोल आप दे रहे हैं, लेकिन दुष्कर्मियों को क्यों? प्रवाल जी। निश्चित रूप से बड़ा गंभीर विषय है और ये समाज को हिला देने वाला कि आप देखिए, अगर हमारे भारत को छोड़ दें तो अन्य देशों में इसकी कितनी कड़ी सजा है। बिल्कुल, पूरे दुनिया में आप हर देश का एक एक उठा लीजिए, लेकिन हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां हर मौके पे दुष्कर्मी को बचाव का मौका अंतिम दिन तक मिलता है। और यही वजह है कि उसको डर भय नहीं होता है। और फिर अब पैरोल की बात हो रही है तो और उनके लिए एक प्रकार से ये तो एक पुरस्कार जैसा है कि हम इतना दुष्कर्म बच्चियों के साथ कम से कम करा और उसके बाद भी हम बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं। बाहर आके क्या करेंगे? कोई समाज सेवा करेंगे क्या? बाहर आके फिर अपने काम में लग जाएंगे। तो ये एक बड़ा जो भी निर्णय है दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम ऐसे अपराधियों को अगर हम छोड़ते रहेंगे या उनको दूसरे कानून का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा रास्ता निकालेंगे, क्योंकि रास्ता निकालने वाले भी हमारे ही लोग हैं जो उनको बताते हैं, सलाह देते हैं। बिल्कुल प्रवाल जी, एक स्थिति हमने ये भी देखी थी कि पहली लहर में जब दोषियों को पैरोल दी गई तो कई कैदी ऐसे थे जो लौट के ही नहीं आए हैं। तो दुष्कर्मियों को अगर आप पैरोल दे रहे हैं तो आपकी क्या व्यवस्था है? एक बड़ा प्रश्न है। एक प्रकार छूट दे रहे हैं हम उनको कि आप जाइए समाज में, फिर से जो आपको करना है आप करिए। मतलब हम एक प्रकार से उनको इनडायरेक्ट मतलब एक प्रकार से हम जो है उनकी मदद कर रहे हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। रितु जी, दुष्कर्मियों को आप दे रहे पैरोल, लेकिन जो पीड़िता हैं, जो रह रही हैं बाहर, उन पर क्या गुजर रही होगी, ये कौन पूछने जाएगा? और ये सारी चीजों की बात करते हैं तो आप जेल में भी करिए ना उन कैदियों के लिए, क्या उन उतने कम लोगों के लिए भी आपको वहाँ व्यवस्था करना मुश्किल हो रही है जो आप उनको समाज में फिर से भेज रहे हैं? इस तरह का फैसला लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? और क्या आपको इस तरह का, आप उन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, जैसा कि सर ने अभी कहा कि वो वही काम दोबारा ना करेंगे? वापस से आपने छोड़ दिया, सही बात है कि आप जाओ और फिर से वही काम समाज में करो। और एक बार जो काम ये कर चुका है उसके लिए दोबारा ये सब कुछ करना बहुत खराब या नामुमकिन नहीं होगा। तो ऐसे टाइम में ये फैसला लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मेरा तो यही सवाल है कि ये इस तरह का फैसला कोई लेता क्यों है और क्यों लिया जा रहा है इस तरह का फैसला? हमको इस पे पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। नहीं, और दूसरा ये मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ रितु जी की सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसकी भी कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहे हैं। बिल्कुल। आमिन जी, जिस तरह से दुष्कर्म के मामले हम देखते हैं ये कभी खत्म ना होने वाली स्थिति है। इस तरह के मामले आप भले ही उन्हें फांसी दे दीजिए, उम्र कैद दे दीजिए, लेकिन ये मामले कभी खत्म नहीं होते। हम भोपाल की बात करें तो देखिए, बिल्कुल इस तरह के मामले खत्म नहीं होते हैं और प्रवाल सर बहुत अच्छे से जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कानून बनाया गया कि फांसी दी जाएगी, उसके बाद भी कितने केसेस हुए सब ने देखा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अचंभे वाली बात है कि इस तरह के जो आरोपी हैं या जो दुष्कर्मी हैं इनको क्यों छूट दी जा रही है। हालांकि आपने कोविड का ग्राउंड बनाया कि कोविड है और जो जेलों में जगहें कम हैं और जो कैदी हैं वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन आपको ये सोचना, बिल्कुल आपको ये सोचना चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, दुष्कर्मी जो छोटे छोटे मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, भोपाल की ही कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आज भी अगर आप याद कर लें तो आप इस तरीके से सहम जाएंगे। तो ऐसे में ये विचार भी किया गया है, तो आप सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को तो जेल में रखना ही चाहिए। हालांकि आप ये जरूर है कि दूसरे जो आरोपी हैं आपने उनको पैरोल दी हुई है, कई लोग पहुंचते हैं कई लोग नहीं पहुंचते हैं, तो कम से कम अगर आप दुष्कर्मियों पर विचार कर रहे हैं तो फिर आपको एक बार ये भी विचार करना होगा कि जो इतने सारे माओं के, हमने खुद प्रवास पर भी कई जगहों पर गए हैं, बातचीत की होगी, हम भी जब जाते हैं बातचीत करते हैं तो आप समझिए कि छोटी छोटी मासूम बच्चियों के रेपिस्ट जो रेप करने वाले हैं, अगर आप उनको ये पुरस्कार देंगे तो समाज में मैसेज किस तरह का जाएगा?
जी बिल्कुल। तो आप पैरोल देने की तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो पीड़ित है, जो बाहर है, जो परिवार अभी तक वो केस लड़ रहा है, जिनको अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है, उन पर क्या गुजरेगी, ये बड़ा सवाल है। तो इस तरह की तैयारी जो चल रही है उन पर पुनर्विचार करने की बहुत आवश्यकता है। वहीं अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें, महंगाई की और बड़े प्रभाव जी, तो एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम भोपाल में बढ़ गए। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में, हमारे देश में अगर देखें तो सर्वाधिक अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं तो भोपाल और इंदौर का नंबर आता है। बिल्कुल। और इतने अधिक दाम मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कहीं पर नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है ये सरकारों को, खासकर ऐसे समय में जब इतना बड़ा महामारी का दर्द झेल रहे लोग हैं, बेरोजगारी की आंकड़े आप देखिए कहाँ पहुंच गए हैं, लोग के पास रोजगार नहीं है, लोग इस समय इतनी परेशानियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में एक दर्द और उनको जिस तरह से नर्सिंग होम वालों ने भी लूटा है, और उसके बाद अब पेट्रोल डीजल की भी मार पड़ रही है, तो आदमी कमर टूट रही है। अब आदमी क्या करे, उसके अब तो सोच के परे है, क्योंकि अब उसकी नियति हो गई है कि ये 25-30 पैसे 35 पैसे बढ़ते हैं तो फर्क ही नहीं पड़ता उसको। तो अब 4-5 रुपये बढ़ते हैं तब वो विचार करता है, और यही कहता है कि अब आखिरकार जनता क्या कर सकती है, जनता के हाथ में कुछ नहीं है, वो सिर्फ 5 साल में वोट दे सकती है। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण, हम सबके सामने निराशाजनक चीज़ है कि पेट्रोल डीजल दाम लगातार बढ़ रहे हैं और उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। बिल्कुल अंकुश नहीं लग पा रहा है। चूंकि हमारे पास समय की कमी है, तो रितु जी से जल्द से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि अब स्थिति ये बन गई है कि आदमी सोचने लगा है कि क्या कमाए और क्या खाए। इंदौर की में स्थिति क्या बनी हुई है? इंदौर में भी वही स्थिति है प्रशिता। हम लोग देखेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में, मतलब यदि हम उत्तर प्रदेश से कंपैरिजन करते हैं तो 12 रुपए ज्यादा हमारे यहाँ पेट्रोल मिल रहे हैं, और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मतलब 99 से 104 पहुंचने में बिल्कुल समय नहीं लगा है। और सही बात है कि हम लोग, दूरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है शहरों में, हम एक सिरे पे रहते हैं, दूसरी सिरे पे काम करने जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो तो वो कैसे इस मामले को, मतलब कैसे वो सहन कर पाएगा, इतनी ज्यादा महंगाई। और बस ये है कि बढ़ गया है, आपको पेट्रोल पंप पे जाना है तो आपको उतने पैसे देना ही है। आप किसी से कोई सवाल नहीं कर सकते हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सिर्फ जो ये बढ़ती जा रही है चीजें, उसको बस सिर्फ सहन करते जा रहे हैं हम। और लगातार ये, मतलब बिना कुछ, हमने बहुत सारे गणित देखे, हर रोज छप रहे हैं अखबारों में, हम लोग रोज चर्चाएं कर रहे हैं कि पेट्रोल हमारे यहाँ अननेसेसरी इतना महंगा है ना। बहुत सारे गणित होते हैं उसके कि कहाँ से कहाँ तक आता है, कितने रुपए हमको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन फैसलों पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। लगातार हम ये महंगाई की मार झेलते जा रहे हैं। बिल्कुल महंगाई की मार झेल रहे हैं। और जैसा कि बालाघाट सर्वाधिक, उसका भोपाल इंदौर नंबर है। बिल्कुल, जिस तरह भोपाल इंदौर जरूर बालाघाट के बाद जी। तो इस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जाएगी तो खैर आदमी तो सोचेगा ही कि क्या कमाए और क्या खाए, और काम पे जाना भी जरूरी है। तो रितु जी ने जिस तरह से कहा कि पेट्रोल पंप पे जाएंगे, जितना मांगेगा उतना तो देना ही पड़ेगा, लेकिन ठीक है, लाचार है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 42 दिन में तेल कंपनियों ने 25 बार दाम बढ़ा है पेट्रोल और डीजल के। देखना होगा कि आगे स्थिति कहां तक पहुंचती है और आम आदमी क्या क्या झेलता है। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अखबारों की सुर्खियों में हम लगातार उन तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या असल खबर है, और इन पर चर्चा हम करते रहेंगे। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।